सर्दी हो या गर्मी, हमारी स्किन हमारा कभी साथ नहीं छोड़ती, राइट? पर क्या सभी वर्टिब्रेट्स की स्किन एक जैसी होती है? चलो पढ़ते हैं। तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि हम इसके कंपैरेटिव एनाटॉमी के अंदर 8 सिस्टम्स पढ़ेंगे। उसके अंदर हमारा सबसे पहला सिस्टम आता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जिसको हम एक तरीके से स्किन भी कहते हैं, स्किन, ठीक है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम क्या है? अपर लेयर, ठीक है, स्किन। और क्या तुम्हें पता है, स्किन हमारी लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हमने यहाँ पर ह्यूमन स्किन का एग्जांपल लिया क्योंकि मोस्टली हम बचपन से ह्यूमन स्किन का ही मोस्टली हमने पढ़ा कंपैरिजन, ठीक है। सो बेसिक लेयर्स क्या होती हैं सारे ही ऑर्गेनिज्म में? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। बट कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अब इसकी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म की सब डिविजन्स आती हैं डिफरेंट लेयर्स में, कि एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, जिसमें कि एपिडर्मिस और डर्मिस मोस्टली सारे वर्टिब्रेट्स की सिमिलर रहती है, ठीक है। जहाँ पर डिफरेंस आता है हाइपोडर्मिस में डिफरेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियंस के अंदर एक पॉइजन ग्लैंड से जुड़ जाता है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड होता है, ठीक है। स्किन का रोल क्या होता है? प्रोटेक्शन का, ठीक है। क्या करता है ये? रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन को कुछ कहता है ना? आगे बढ़ा रही हूँ, मेरे को इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दो कि बॉडी की रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन को हम कुछ कहते हैं, इस प्रोसेस का कुछ नाम है, वो क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्या होता है स्किन का फंक्शन, ये सेंसरी परसेप्शन में काम करता है। ये तुम्हें बताइए कि कोई भी अगर हम जैसे गर्म चीज़ को या ठंडी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमारी सेंसरी ऑर्गन एक्टिवेट हो जाती है, वो स्किन से ही पता चलता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, अब यही लेयर्स, ये फंक्शंस डिफर करते हैं, वेरी करते हैं वर्टिब्रेट स्पीशीज़ में, ठीक है। 5 ग्रुप्स में ही पढ़ेंगे इनको भी। वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है तो वही 5 ग्रुप्स, एम्फीबियंस, फिशेस, रेप्टाइल्स, एवियंस और मैमल्स। और हमारी स्किन जो है एक तरीके से बैरियर का काम करती है, पैथोजन से भी प्रोटेक्ट करती है हमें। कोई प्रोटेक्शन के अंदर तो सभी आ जाता है, इन्वायरमेंट से तो प्रोटेक्ट करती है, पैथोजन से भी करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर स्किन का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। पहली चीज़, ये हमारी फर्स्ट लाइनिंग है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है, डिफेंस करती है। चाहे वो माइक्रोबियल अटैक से लेके चाहे नॉर्मल डैमेज, एक्सीडेंट तक भी होता है तो सबसे पहले स्किन ही डैमेज होती है। कहीं गिर जाते हो तो खरोंचे आती हैं सबसे पहले, अगर कम गिरे हो तो खरोंचे आएंगे, लेकिन ज़्यादा गिरे तो हड्डी पर इम्पैक्ट पड़ता है करीब। इसलिए हम इसी सीक्वेंस में ही इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि पहले स्किन पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर क्या आता है स्केलेटन पढ़ेंगे, स्केलेटन के फिर उसके अंदर फिर क्या होता है, ऐसे करके, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ के अंदर इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसेंशियल है टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे स्किन से सांस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियंस, फ्रॉक्स। फिर उसके बाद ये एक्सक्रीशन और सिक्रीशन में भी काम करते हैं। वो कैसे? कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो स्किन के थ्रू ही बाहर होते हैं, ठीक है। स्वेटिंग होती है, सॉल्ट्स बाहर आते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और फिर उसके बाद वैसे तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देना था, लेकिन चलो तुम्हें यहीं पर मिल गया। वो टर्म थर्मो रेगुलेशन है जो मैंने यहाँ पर पूछी थी ना, कि इस ये कि रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, उसको थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। स्किन की हमने एपिडर्मिस पढ़ना है और डर्मिस पढ़ना है। मैंने बताया ना कि मोस्टली वर्टिब्रेट्स के अंदर ये दोनों लेयर सेम रहती हैं। अब एपिडर्मिस के अंदर भी सब लेयर्स आती हैं, जिसमें से सबसे प्राइमरी लेयर आती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। रेप्टाइल्स के अंदर ये हार्ड होती है, और हमारे अंदर इससे भी ऊपर एक और लेयर आती है, वो हेयरी लेयर्स होती है, हेयर्स, डेड हेयर्स की लेयर्स होती है, ठीक है। कैरेटिनाइज हमारे उसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम कैरेटिनाइज्ड होता है। फिर फर्दर लेयर के बारे में नाम पढ़ लेना, लेकिन ऐसा इसकी कोई नीड नहीं है। फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स में स्केल्स होते हैं। फिर हम हॉर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टाइप्स ऑफ फेदर्स हम नहीं पढ़ने वाले क्योंकि इसका कोई नीड नहीं है। और कुछ के पास ग्लैंड्स भी होते हैं एपिडर्मिस के अंदर, कुछ के पास एब्सेंट होते हैं ग्लैंड्स। फिर हम डर्मिस में देखेंगे, डर्मिस भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की कंपेयर करें। अब आ जाते हैं सबसे पहले हमारा फिश पर। एम्फिऑक्सिस एक ही एपिडर्मिस के अंदर 2 लेयर होते हैं, ग्रेन्युलर सेल और सेकंड होती है क्लब सेल्स। ग्रेन्युलर सेल्स मोस्टली म्यूकस सिक्रीट करती है, और क्लब सेल्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसमें इतना ही पढ़ना है। प्रोटोकॉर्टेट्स के अंदर आती है एम्फिऑक्सिस, ठीक है। अब हाँ, फिश के अंदर बढ़ रहे थे। फिश की हमारी जो लेयर होती है उसमें स्केल्स होते हैं, म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है। स्केल्स जो होते हैं वो इस कहाँ से ड्राइव होते हैं? एक डर्मल बोन होती है इनके स्केल्स के अंदर, वहाँ से स्केल्स ड्राइव होते हैं, जो मतलब है निकलता है। अब म्यूकस जो होता है वो जब ये पानी से के अंदर जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से इनका म्यूकस रिड्यूस हो जाता है। थर्मो रेगुलेशन में इनका बहुत कम रोल होता है। जो कलरेशन होती है, ठीक है, कलरेशन और अट्रैक्शन, ये इनके स्केल्स की वजह से होते हैं। काफ़ी फिशेज देखी होंगी तुमने जो मतलब कि जो बहुत मतलब अट्रैक्टिव होती हैं, बहुत ही शाइनी कलर होता है, वो उनके स्केल्स का कलर होता है, ठीक है। और हाँ, इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स हमारी तरह एब्सेंट होते हैं, मतलब हमारे में होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, इनके पास नहीं होते, ओके। ये फिश के बारे में था। अब एम्फीबियंस के अंदर आ जाते हैं। एम्फीबियंस की जो अपर लेयर होती है वो थिन होती है, और ये स्किन से ही सांस लेते हैं, रेस्पायर थिन से करते हैं। म्यूकस ग्लैंड
इनका मॉइस्चर मेंटेन करके रखते हैं। क्रोमेटोफोर्स होते हैं इनके पास, कलर जो कि इनकी स्किन को कलर प्रोवाइड करते हैं। सेंसिटिव होते हैं ये, इन्वायरमेंट में थोड़ा सा चेंज होता है इन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद टॉक्सिन सिक्रेशन, इनके पास बस ये है कि एक पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जैसे हमें स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है ना, म्यूकस ग्लैंड तो है ही है इनका। म्यूकस ग्लैंड तो मॉइस्चर के लिए होता है इनकी स्किन के लिए, लेकिन इनके पास एक पॉइजन ग्लैंड है जो इनको एक तो प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्रोमेटोफोर्स मैंने बता दिया, एपिडर्मिस इनकी अपर लेयर होती है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और हाँ स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर इनकी लिडिक सेल्स होती हैं, और उनके पास हाँ हमारी तरह कैरेटनाइज नेल नहीं होते हैं। स्ट्रेटम बेसल का क्या रोल है? स्ट्रेटम बेसल हमारी ये वाले जो सेल्स है ना, ये वाले, ये ग्रो होते होते आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। इनका मेन काम ग्रो करने का, और ये ट्रांजिशनल लेयर होती है, मतलब एक तरीके की होमोलोगस तरीके के सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। होमोलोगस मतलब एक जैसे दिखने वाले सेल्स। देखो स्ट्रेटम बेसल के अंदर जो सेल हैं वो ग्रो हुए, ट्रांजिशनल लेयर बनाई, और फिर स्ट्रेटम कॉर्नियम बनी। अब आ जाता है रेप्टाइल्स की इंटेगुमेंट्री सिस्टम में। अगर तुमने देखा हो मगरमच्छ, ठीक है, मगरमच्छ की स्किन देखी हो तो बहुत हार्ड होती है, उनकी जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है ये अपनी स्किन बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर, ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर डेवलपमेंट के टाइम पर ये डर्मिस और ये डर्मिस लेयर जब इनकी फोल्ड होकर यहाँ पर ना ये जो गहराई है ना इसको हिंज कहते हैं, ठीक है। ये ये ग्रो करती रहती है और फिर कुछ टाइम बाद शेड ऑफ हो जाती है। अगर तुमने देखा होगा, स्नेक्स का एग्जांपल लेते हैं, स्नेक्स का तुमने सुना है, मतलब देसी भाषा में कहूँ तो केंचुली छोड़ना, अब वो अपना टाइमली स्किन शेड ऑफ करते रहते हैं। अब बेसिक पढ़ लेते हैं, ये हमने पढ़ लिया, ये तुमने का और लिजर्ड का ऑलमोस्ट सेम है, डर्मिस लेयर और एपिडर्मिस और डर्मिस, ठीक है। मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि दोनों में ही स्केल्स प्रेजेंट है, ठीक है, बस थोड़ा सा इनमें मतलब सिमिलरिटी है ये स्केल्स की। अब इनके पास कैरेटिनाइज्ड स्केल होते हैं, इनके डेड स्केल्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये वाटर लॉस रिड्यूस करते हैं, रेस्पिरेशन बहुत लिमिटेड होती है इनकी स्किन से, कलर पैटर्न डिफर स्केल के अकॉर्डिंग ही करता है, मतलब जो इनकी स्किन का कलर होता है, ठीक है। वही शेडिंग होती रहती है इनके टाइम, पीरियोडिक शेडिंग होती है। और इनके जो फीचर्स हैं, क्लॉज और हॉर्न्स भी इंक्लूड करते हैं, वो हम ये आगे देखेंगे। क्लॉज और हॉर्न्स से ये काफ़ी हद तक सिमिलर किस टाइप से। अब आ जाते हैं हम अपना एवियंस के ऊपर, एवियन इंटेगुमेंट्री सिस्टम्स। इनके पास फेदर्स होते हैं एज इंटेगुमेंट्री स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इंसुलेशन और फ्लाइट में काम आते हैं इनके फेदर्स। इंसुलेशन एंड फ्लाइट मतलब उड़ने का तो काम आता ही है, थर्मो रेगुलेशन जो हमारी बॉडी करती है इंटरनली वो तो होता ही होता है इनमें, लेकिन जो इनके फेदर्स होते हैं सर्दियों में देखा होगा ना, फूले फूले से रहते हैं, तो ये अपने फर से एयर एब्जॉर्ब करके अपने आप को ठंड से बचाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इनके पास ग्लैंड्स होते हैं, यूरोपाइजल ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल सिक्रीट करते हैं फैदर्स को लुब्रिकेट करने के लिए, फैदर की मेंटेनेंस रखने के लिए। फिर उसके बाद इनकी जो स्किन होती है उसके पास भी काफ़ी सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कैरेटनाइज्ड स्केल्स और लैग्स होती हैं इनके पास भी, मेलेनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है इनके फैदर्स में प्रोटेक्शन के लिए। जैसे हमारी मेलेनिन जो प्रोटेक्शन है वो सन से प्रोटेक्ट करती है, तो इनके पास भी मेलेनिन लेयर होती है। अब देखो इनका, अभी देखो मैमल्स और देख लो इनका स्ट्रक्चर देख लो, मैं जूम करके दिखाती हूँ। देखो इसका स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस कहाँ आता है, यहाँ इनके जो फेदर्स होते हैं ना, तुमने अगर बड़ा देखा होगा तो उसके जो नीचे वाला हिस्सा रहता है ना वो इतना स्ट्रांग होता है, वो इनकी स्किन से ऐसे एम्बेडेड होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। बस इसमें इनमें और हमें यही डिफरेंस है। हमारे पास ये हेयर्स होते हैं, यहाँ पर तो कैरेटनाइज होते हैं, लेकिन यहाँ पर आते आते ये डेड हेयर्स बन जाते हैं। अब इनके पास, मतलब इनके क्या, हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड मतलब जो ऑयल ग्लैंड होते हैं, ठीक है। मल्टीलेयर्ड होती हैं हमारी हेयर फॉलिकल्स के साथ, मल्टीलेयर्ड स्किन होती है। कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटियम कॉर्नियम होता है, सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और हमारे हेयर्स के अलग अलग टाइप हैं जो अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। पिगमेंटेशन हमारी स्किन पर, कोई काला है कोई गोरा है, हमारी स्किन के कलर के ऊपर पिगमेंटेशन डिपेंड करेगी। उसके बाद हमारे सेंसरी कनेक्शंस होते हैं स्किन के, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था सेंसरी कनेक्शंस का फंक्शनल रोल क्या होता है, इंसुलेशन और कम्युनिकेशन, मतलब थर्मो रेगुलेशन एक तरीके से स्किन का कैसे होना। और फिर उसके बाद आ जाते हैं, इसके पास पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एक क्यूटेनियस पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मेलेनिन, जो कि कलर, स्किन का कलर कैसा होगा वो इस पर ही डिपेंड करता है। सॉरी। अब आ जाते हैं केराटिनाइज्ड लेयर जो होती है हमारी, वो एक तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, वो ये डीएनए की तरह ही होती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब ये बहुत सारी मिलकर
माइक्रोफिब्रिल्स बना लेती हैं। माइक्रोफिब्रिल्स फिर मिलकर माइक्रोफिलामेंट्स बना लेते हैं, और माइक्रोफिलामेंट्स फाइनली कंबाइन होकर हेयर्स बना लेते हैं, ठीक है, हेयर्स। अब एक्सटर्नली, अभी मैंने पीछे भी लिखा था, एक्सटर्नली तो ये डेड होते हैं, अंदर से ये कैरेटिन के बने होते हैं। ये अंदर से कैरेटिन, दो चीज प्रेजेंट होती है, कैरेटिन और मेलेनिन। मेलेनिन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और हाँ, जैसे तुमने देखा होगा ना, कोई लोग डार्क हैं, कोई बहुत ज्यादा फेयर है, लेकिन एक इसकी मेलेनिन की कमी से एक डिसऑर्डर होता है, स्किन डिसऑर्डर होता है विटिलिगो। वाइट पैचेस होते हैं, जो कि मेलेनिन, हमारे सेल्स बनने बंद हो जाते हैं उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जहाँ पर वो वाइट पैच, ठीक है, पता होना चाहिए कि ये होता क्यों है, या ह्यूमंस में ही क्यों होता है विटिलिगो, तो इसलिए मैंने बताया बस। अब आ जाते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी, फिश वर्सेस मैमल्स। अब इन दोनों का कंपेयर करेंगे हम। अभी तक तो हम इंडिविजुअली पढ़ रहे थे, अब हम कंपैरिजन करेंगे। फिश की स्किन जो होती है वो अलाइव होती है लेकिन जो मैमल्स की स्किन होती है वो डेड स्किन होती है। वो हमारी स्किन जो होगी ना, अगर तुमने सुना भी हो कि हीलिंग मोड पर चले जाते हैं हम, मतलब रात में हमारी जो स्किन होती है ना, जिस टाइम पर हम सो रहे होते हैं, वो रिन्यू होती रहती है हमारी स्किन की लेयर, ठीक है। अब आ जाते हैं, केराटिन लेयर एब्सेंट होती है फिशेज में। केराटिन लेयर एब्सेंट है फिशेज में, लेकिन प्रेजेंट है हम में। हेयर्स एब्सेंट है फिशेज में, हम में प्रेजेंट है। स्केल्स प्रेजेंट हैं फिशेज में, लेकिन ह्यूमंस में एब्सेंट है। स्वेट ग्लैंड्स एब्सेंट हैं फिशेज में, लेकिन हम में प्रेजेंट है। बस। अब आ जाते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी फिश वर्सेस एम्फीबियंस का। फिश के अंदर हमारे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एम्फीबियंस के अंदर म्यूकस कवर्ड लेयर्ड होते हैं। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, इनके पास म्यूकस ग्लैंड होता है, म्यूकस, इनके पास म्यूकस सेल होते हैं, इनके पास पूरा ग्लैंड ही होता है, वो लेयर बना देते हैं स्टेडियम कॉर्नम के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद फिश के पास कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता, इनके पास म्यूकस सेल है, ध्यान देना, ग्लैंड नहीं है। एम्फीबियंस के पास एक तो अभी हमने पीछे पढ़ा, एक तो पॉइजन पॉइजन ग्लैंड है इनके पास, और दूसरा ये म्यूकस ग्लैंड है। एम्फीबियंस के अंदर रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होती है ये, और इनके अंदर गिल्स के थ्रू होती है। एम्फीबियंस की को प्रोटेक्शन देता है वो पॉइजन ग्लैंड प्रोटेक्टिव टॉक्सिन्स से। और फिर उसके बाद इनकी कलरेशन भी, डाइवर्स मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस प्रेजेंट होती हैं इन दोनों ही ग्रुप्स में। नेक्स्ट रेप्टाइल्स और बर्ड्स को कंपेयर करते हैं। सॉरी, यहाँ पे ना मेरे को डायग्राम मिला नहीं इससे रिलेटेड, और बिना डायग्राम के स्लाइड अधूरी लग रही थी। तो रेप्टाइल्स के अंदर स्केल्स होते हैं, एवियंस के पास फेदर्स होते हैं। यार ले देखे, वही सेम चीज रिपीट हो रही है। मैंने यहाँ पर अभी तक इंडिविजुअली पढ़ा है, अब मैं वही कंपैरिजन तुम्हें फास्ट मोड पर एक दूसरे का बता रही हूँ कि किसके पास क्या होता है। अब तक तुम्हें पता लग जाना चाहिए, ठीक है। मैं फटाफट खींच रही हूँ। अब रेप्टाइल्स अडेप्टेड होते हैं टेरेस्ट्रियल लाइफ में रहने के लिए, फेदर्स प्रोवाइड होते हैं, फेदर्स बर्ड्स को थर्मल रेगुलेशन देती है, वही थर्मल रेगुलेशन, ठीक है। लिम्स एडेप्टेशन दोनों ही ग्रुप में अलग होती हैं। रेप्टाइल्स के पास लेस वेरिड कलरेशन होती है, मतलब कि रेप्टाइल बहुत लिमिटेड कलर के होते हैं, या तो तुम्हें ग्रीन दिख जाएंगे, ब्राउन दिख जाएंगे, तुम्हें पिंक विंक नहीं दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि बर्ड्स में बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स होते हैं, उनकी स्किन का और फेदर्स का कलर ही उनका स्किन कलर डिसाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इनकी इनमें बहुत लिमिटेड होता है ये, ठीक है, लिमिटेड है इनमें। फिर उसके बाद बर्ड्स उड़ने के लिए अडेप्टिव है। फिर उसके बाद बर्ड्स और मैमल्स का देख लेते हैं। मैमल्स, वही बर्ड्स के पास स्केल्स हैं, ह्यूमन्स के पास हेयर्स है एज एन टैगमेंट्री स्ट्रक्चर। बर्ड्स के पास फेदर्स हैं और ह्यूमन्स के पास हेयर्स हैं। बर्ड्स लाइट वेट इंटेगमेंट है। मैमल्स की स्किन ग्लैंड कॉम्प्लेक्स होती है थोड़ी, क्योंकि उनके पास ग्लैंड्स वगैरह भी होते हैं। फिर उसके बाद थर्मल रेगुलेशन में दोनों ही काम आते हैं, लेकिन दोनों का थर्मल रेगुलेशन अपना अलग लेवल पे। हमारा इंटरनली होता है, अंदर से टेम्परेचर मेंटेन होता है, लेकिन ये इनको बाहर अपने फेदर्स के थ्रू मेंटेन करना होता है अपना टेम्परेचर। अब आ जाते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशनरी पाथ इन्होंने फॉलो करा है इंटेगमेंटेशन में। अब वो आगे स्केलेटल वाले में देखेंगे थोड़ा। अब आ जाते हैं डिजिटल टिप्स पे, और इसके अंदर हम क्लॉज पढ़ेंगे और नेल्स वगैरह पढ़ेंगे, हॉर्न्स भी पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं, ये हमारी हमारी फिंगर है। तो डायग्राम मैंने पूरा अपना बेस्ट दिया बनाने में, इससे अच्छा नहीं हो सकता था मेरे से। ह्यूमंस के अंदर मंकी के अंदर नेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये नेल तो होता है डेड, सॉरी, ये नेल तो होता है डेड, लेकिन जो यहाँ से ये जुड़ा होता है ना स्किन से हमारी, चाहे वो इनका हो चाहे वो इनका हो, मतलब कि कैटल्स का हो, ये वाली मैट्रिक्स सेल ये हमेशा लाइव रहती है अलाइव रहती है, ठीक है। ये कभी भी डेड नहीं होते हैं, इसलिए ही कहते हैं ये जो क्लॉज है ना, कैट्स, अगर तुमने कभी नोट किया हो कैट्स और डॉग्स को, वो क्यों मतलब इतना ज़्यादा, अगर कोई डॉग लवर या कैट लवर होगा तो वो बता सकता है कि नेल्स कट करने में वो कितने ज़्यादा डरते हैं, मतलब बिल्कुल डरते हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादा यहाँ पर ना उनका गैप नहीं होता है, उनकी सीधा हड्डी कटने का डर होता है, जिसमें कि उन्हें बहुत दर्द हो सकता है, ठीक है। तो मतलब हमारी जो बढ़ती है, हमारा तो ये वाला हिस्सा भी काट दो तो भी हमें दर्द होता है, तो उनको सीधा हड्डी काट रहे हो तुम, तो इसलिए उनका डरना तो बनता है भाई, ठीक है। अब हूव्स का आ जाते हैं। हूव्स हमारे अंगुलेट्स, डाइवर्स ग्रुप के अलग अलग अंगुलेट्स, मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स के पास हूव्स होते हैं,
इसमें डियर्स भी आते हैं, इसमें कैटल्स भी आते हैं, इसमें बहुत सारे, और इसमें राइनोसॉर्स भी आते हैं। अब आ जाते हैं हॉर्न्स के टाइप पर। हॉर्न्स, देखो हॉर्न्स अंदर से खोखले होते हैं, ठीक है, ये बस जो है ऊपर ही है, और ये होता कुछ नहीं है, बस जो इनका लोअर पार्ट है वो जो स्किन से ये है एक तरीके से, ये भी डेड ही, जैसे नेल्स था ना, ये भी डेड ही है जो, लेकिन इनका जो लोअर पार्ट है ना, जो स्किन से अटैच रहता है, फॉर एग्जाम्पल, यार मेरी ड्राइंग को जज मत करना तुम, ठीक है, तो ये है ना, स्किन से जब अटैच रहते हैं, ये वाला पार्ट इनका डेड रहता है, ओ सॉरी, लाइव रहता है, मैट्रिक्स सेल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, लेकिन जो इनकी सेंट्रल कैविटी होती है ना, वो खोखली होती है और वो डेड होती है। अब आ जाते हैं डर्मिस के। ये तो पता चल गया ना कि डर्मिस के पास ही पोटेंशियल है कि हमारी डिफरेंट बोन्स बना सकते हैं, एक तरीके से ये है कि डर्मल लेयर ही है, ठीक है, हॉर्न्स वगैरह उससे बन रहे हैं। अब वो हमारे हॉर्न्स, एक तो होता है हॉर्न्स, एक होता है एंटलर्स, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? जो हमारे एंटलर होते हैं वो बोन से बनते हैं, लेकिन जो ये हॉर्न्स होते हैं ये एक तरीके से कैरेटनाइज्ड लेयर है, ठीक है, जो डेड फॉर्म है, एक तरीके डेड लेयर है ये कैरेटन की। और एंटलर हमारे क्या होते हैं, ये ग्रो करते रहते हैं, बाद में शेड ऑफ हो जाते हैं, इनको पीरियोडिकली शेड ऑफ होना ही पड़ता है, ये अपने आप ही हो जाते हैं। लेकिन जो हॉर्न्स होते हैं वो कभी भी अपने आप फॉलो अप नहीं करते। कभी देखा गाय का सींग टूट गया और फिर वो दोबारा आ रहा हो? मैंने तो नहीं देखा, तुम्हारा पता नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद एंटलर का एग्जांपल होते हैं डियर्स। डियर्स के एक सींग के अंदर से दूसरा, दूसरे के अंदर से तीसरा, ऐसे निकलते रहते हैं ना, तो वो गिरते रहते हैं और उसकी जगह पे न्यू न्यू एंटलर्स उनके ग्रो होते रहते हैं, ठीक है। इनका कंटिन्यूस ग्रो होने का काम है, और फिर पर शेड ऑफ हो जाते हैं, फिर और नहीं हो जाते, नहीं निकलते हैं। इसका एग्जांपल गोट्स और काउज है, ठीक है। यार मैं थोड़ा थक गई हूँ, तो इसलिए अब थोड़ी जुबान लड़खड़ा रही है मेरी, अब फाइनली होने वाला है ये कदम, फटाफट तुम देख लो। इवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस क्या क्या हुई हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम्स की, ये देख लेते हैं। देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा ये उस चीज़, ये अगली 3 स्लाइड उसका समअप है, फटाफट देखते हैं। डेवलपमेंट टू स्केल्स की, फेदर्स की और हेयर्स की, ये देखा हमने। अडेप्टेशंस हुई डिफरेंट क्लाइमेट्स और लोकेशंस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हमारे सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स हुए, नेल्स हुए, हॉर्न्स हुए, क्लॉज हुए। फिर उसके बाद प्रोटेक्टिव कलरेशन मिलती है, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत कलरफुल है, बर्ड्स और फिशेस की तरह, लेकिन वहीं पर कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत लिमिटेड कलर्स के साथ हैं, हम भी बहुत लिमिटेड कलर्स के साथ हैं एज अ मैमल, और रेप्टाइल्स के भी बहुत लिमिटेड कलर्स होते हैं। फिर उसके बाद कॉन्वेंट इवोल्यूशन जो होती जा रही है वो डाइवर्स स्पीशीज में हो रही है, जो डाइवर्सिफिकेशन ला रही है स्पीशीज के अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी और प्रोटेक्टिव फंक्शंस, मतलब कि वही हमारी जो इंटेग्यूमेंट्री लेयर है वो सेंसरी और प्रोटेक्शन का काम कर रही है, सेंसेशन इन स्किन पर ही होती है। इंटेग्यूमेंट्री, अब आ जाते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के डिसऑर्डर्स थोड़े से। एक तो डिसऑर्डर मैंने अभी पीछे ही बताया, विटिलिगो, जो मेलेनिन के की बनती ही नहीं है, ठीक है, सेल्स में नहीं बनती, ये हिंदी में ही लिख देते हैं, वाइट पैच बन जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर देखते हैं ना। डिसऑर्डर का मीन है एक एक्जिमा होता है, मैं इसको एक्जिमा बोलती हूँ, तुम क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद काफ़ी सारे डिसऑर्डर, एक स्किन कैंसर भी होता है, डिसऑर्डर में नहीं आएगा लेकिन स्किन कैंसर होता है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड इंटेग्यूमेंट्री इश्यूज भी होते हैं, स्ट्रेस से भी हमारी स्किन पर काफ़ी इफेक्ट आता है, जो बंदा हमेशा टेंस रहेगा उसकी स्किन अलग ही भरी पड़ी रहती है। और उसके बाद हमारी स्किन हमारी हेल्थ को मॉनिटर करती है, ठीक है। हमारी किसी बंदे को देखना हो ना कि वो कितना स्वस्थ है, उसकी स्किन देख लेना, जितना ग्लो करेगा ना उतना उतना वो हेल्दी है, ठीक है। उसके बाद पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज हमारी स्किन को डिफर करते हैं, तुम्हें पता ही है। फिर उसके नेक्स्ट आ जाते हैं, बस यही है कि हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम डाइवर्सिटी शो करता है डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर, फिर ऐसे इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है इसका, और ये अडेप्टेशन और सर्वाइवल में हेल्प करी है काफ़ी, इसका रोल यही है। फिर उसके बाद काफ़ी कनेक्शंस पढ़े हमने स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बीच में वर्टिब्रेट्स के। फिर हमने डिसऑर्डर्स पढ़े, ये एक तरीके से समरी है। फिर कंक्लूजन यही निकला कि हमारी जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है एक मल्टीफेसिटेड इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, हर लेयर का अपना अलग ही फंक्शन है। उसके बाद ये हमें प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। इंटरेक्शन होती है इसकी इन्वायरमेंट के साथ, वही सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं। फिर उसके बाद इवोल्यूशनरी प्रोसेस के एक तरीके से इंसाइट देती है, तो पहली लेयर है ना, इनने ही बहुत कुछ बता दिया हमारी कैसे इवॉल्व हुई है हमारे वर्टिब्रेट्स। फिर उसके बाद हेल्थ और इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे स्किन को इम्पैक्ट करता है, और फिर ऐसे ही इसी फील्ड में आगे रिसर्चेस कंटिन्यू होती जा रही हैं। देखो मेरे को अगर सही सपोर्ट मिला तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू तो रखूंगी। इसको अपलोड करने के बाद फिर मैं 6 to 12 तक की एनसीईआरटी कराऊंगी, 6 to 10 सारी एनसीईआरटी साइंस की। फिर उसके बाद 11 12 पहले बायो करेंगे, फिर केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स, उसमें भी सिर्फ पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। मेरा अभी इनिशियल स्टेज पर यही है इस चैनल का कि फटाफट चीज़ें समराइज़ करना है कि एग्जाम से पहले तुम इस चैनल को खोल के देखो, तुम्हारा सारा रिवाइज हो जाए कंटेंट, ठीक है। और चैप्टर वाइज ये तो चलो फिर भी थोड़ा ग्रेजुएशन की यूनिट्स हैं तो थोड़ा लंबा खिंच रहा है, लेकिन जो अभी आगे आएगा, मतलब कि जो एनसीईआरटी की सीरीज़ होगी 6 to 8 तक की, मैं कोशिश करूँगी पर चैप्टर 15 मिनट हद से हद एक चैप्टर कवर हो जाए। उसके बाद 9 10 में थोड़ा टाइम लग सकता है, 20 मिनट कर दूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। जल्द से जल्द जितना हो सके मेरे को सिलेबस कवर करवाना है, ठीक है।
हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय, थैंक यू।